अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। मैंने ये देखा है कि जब भी वो मैनिफेस्टो में जो चीज लिखते हैं उस पे अमल करते हैं। कम से कम पिछला जो 2019 का इलेक्शन है उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे और सब कुछ करेंगे जो उन्होंने किया। So US, China and Germany. So if India cross Germany and Japan, remember इंडियंस जो है ना वो वेस्ट को मुश्किल में डाल देंगे। ये अभी याद रखिएगा बात को। असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकोनॉमी के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। इसलिए मोदी साहब का तीसरी मर्तबा जो वजीर आजम बनना है हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। एक ऐसा लड़का जो मोहल्ले में कामयाब हो जाता है ना, तो घर वाले उसे कहते हैं यार इसकी गल सुन, जब उसको नौकरी मिल गई थी, उसको वही हो गया था, उसने पढ़ा अच्छा, उससे जाओ बेटा, उससे जाके पूछ के आओ कैसे होता है। नरेंद्र मोदी वो बच्चा है इंडिया का जिसने तरक्की कराई है, जो इंडिया को अगर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया है और बहुत सारी चीजों में। वी हैव स्पोकन सो मच ऑन दिस। तो अब सारे कह रहे हैं यार वो जो करेगा ना सही करेगा, वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा, यार उसको करने दो। पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन सीजन है, दे आर गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। मींस के एक्सपेक्ट कम कर रहे थे लेकिन परफॉर्म ज्यादा किया उन्होंने। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। इलेक्शंस के बीच में हमेशा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है। अब हुआ क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी दैट वाज प्रेडिक्टेड 6.7%। एंड मजे की बात यह है कि लेकिन इकोनॉमी 8 से या 4 तक चली गई। सो इट मींस कि उनकी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इतनी ज्यादा पैसा आया है कि व्हीकल सेल्स भी बढ़ी हैं, मींस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गाड़ियां भी वो खरीद रहे हैं। फिर एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ी है। एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक मींस कि वो इंटरनली बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो रिसेंटली बात चली थी कि इंडिया तकरीबन 2000 के करीब नए जहाज ऑर्डर कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि हम बहुत बड़ी मार्केट है। अब ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने भी ये कहा है कि इंडिया जो है जापान को ओवरटेक कर रहा है एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। इसीलिए वो कह रहे हैं ना 2026 में वो 25 में वो जापान को कर रहे हैं, 26 में आई थिंक वो जर्मनी को भी कर रहे हैं। सो यूएस, चाइना एंड जर्मनी। सो इफ इंडिया क्रॉस जर्मनी एंड जापान, रिमेंबर इंडियंस जो है ना वो वेस्ट को मुश्किल में डाल देंगे। ये अभी याद रखिएगा बात को। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। वो वेस्ट को मुश्किल में डाल देंगे। लोग दे आर ऑल सिक्योर, कोई टेंशन नहीं है यार। मतलब आप हमारे पास देखें, कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने फैसला किया पेट्रोल 15 रुपए कम के। फाइनेंस मिनिस्टर राती क्या गलत करता है, इसको 10 रुपए और कम करें। उन्होंने कहा 4.5 रुपए कम कर दिया, हम 15 रुपए कम नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान। वजीर आजम कोई फैसला कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई फैसला कर रहा है। अब आप यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे देखें एशिया के एंड एशिया पैसिफिक के हवाले से, ठीक है जी, वो भी इंडियन इकोनॉमी को बड़ी पॉजिटिव, वो कहते हैं दिस इज अ ब्राइट स्पॉट। पूरे रीजन में इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी। मैंने ये देखा है कि जब भी वो मैनिफेस्टो में जो चीज लिखते हैं और रेट्रिक में लाते हैं उस पे अमल करते हैं। कम से कम पिछला जो 2019 का इलेक्शन है उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे और सब कुछ करेंगे जो उन्होंने किया। तो हमें मजीद अब यानी भारत को मद्देनजर रखते हुए इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़ेगी। बड़े मुख्तार अंदाज में गुफ्तगू की है और लेकिन मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा। वो ये है कि कोई उम्मीद ना रखी जाए हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी में, कोई उम्मीद ना रखी जाए। एजाज चौधरी साहब ने जो ना उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का, उसको मेंशन किया है और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने 2019 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 370 को सस्पेंड करेंगे और उन्होंने किया। इस मर्तबा जो उनका वजीर दफा था राजनाथ और मोदी साहब, उन्होंने जगह जगह पर ये कहा है
कि हम पाकिस्तान का जो ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उन्होंने जगह जगह पे कहा है कि हमने इस पर कब्जा करना है। तो हमें हिंदुस्तान से किसी भी किस्म का जो एडवेंचर है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे जो कुछ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो मखसूस मकासद के तहत या बहकावे में आके ये बात करते हैं जी कि वो हमें भी इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए। इंडिया के साथ तिजारत कोई बुरी चीज नहीं है, वो होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तिजारत जो है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप तिजारत की भीख मांग रहे हैं और वो जो है वो आपको जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करके और उसके बाद वो आपके साथ तिजारत करें। तो असल चीज ये है कि आप ये देखें कि इस इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने पाकिस्तान के बारे में और आजाद कश्मीर के बारे में क्या बातें की हैं। और मोदी साहब जो है वो अब कोशिश करेंगे कि चौथी टर्म के लिए वो अपनी तैयारी करें। उन्होंने नहीं जाना कहीं पे, वो कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि वो नेहरू से भी आगे जाना चाह रहे हैं, वो महात्मा गांधी से भी आगे का मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और ये उनको तभी मिलेगा अगर खुदा न खास्ता उन्होंने इस हालिया इलेक्शन कैंपेन में जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, वो उन पे अमल दरामद करेंगे। तो इसलिए मोदी साहब का तीसरी मर्तबा जो वजीर आजम बनना है हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और हमें जो है वो ख्वाब गफलत से बाहर आना चाहिए और जो मोदी साहब ने तकरीरें की हैं, जो दावे किए हैं, उनका एनालिसिस करना चाहिए और बाकायदा पाकिस्तानी कौम को तैयार करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। और ये बात जो है वो मैं ऐसे नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि जो चौधरी साहब ने जो एक बात मेंशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 की इलेक्शन कैंपेन में जो बातें की मोदी ने वो उनको उसने पूरा करने की पूरी कोशिश की। और अब 2024 में वो जो बातें कहते रहे हैं तवातर के साथ और उनके साथी भी जो कहते रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि वो चौथी टर्म हासिल करने के लिए उन पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। इस दफा 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सेलेक्ट होगा? क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टर्न्योर आएगा? असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। जब किसी देश में इलेक्शन होते हैं तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और आने वाली पार्टी कैसी पॉलिसीज़ बनाएगी। क्या एक कंटिन्यूएशन होगी पॉलिसीज़ की या फिर पॉलिसीज़ में अपसाइड डाउन चेंजेस आएंगे। इसी वजह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लगिश होती हैं, जिसका सीधा असर ग्रोथ पर पड़ता है। लेकिन हाल ही में आए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है और इससे ये भी पता चलता है कि इस समय इंडिया में कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है इलेक्शंस को लेकर और इलेक्शंस के रिज़ल्ट को लेकर। लगभग सबको पता है कि पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होने वाली है, इसीलिए इसका असर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं दिख रहा, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज़ हो गई हैं और जितना प्रेडिक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है इंडियन इकोनॉमी ने। और आने वाले समय में ये अगर इसी तरह ग्रोथ रेट दिखाता रहा तो 2025 में जापान और 2026-27 तक जर्मनी को पीछे करके भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और इसका असर भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और आम लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा।